हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीजनरेसी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन। सो डीजनरेसी का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो लेस हो जाए किससे? m+n-1 से। सो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है? A basic feasible solution in which the total number of non-negative allocations is less than m plus n-1 is called degenerate basic feasible solution। सो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एलोकेशंस अगर लेस हो जाए किससे? m+n-1, वो क्या है? डीजनरेसी का केस। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? जब हमने एक वीडियो की थी उसमें हमने डिस्कस किया था बेस्ट IBFS मेथड, एक वीडियो थी ना, उसमें हमने डिस्कस किया था जो m+n-1 है, कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस कभी भी n+n-1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हर बार जो है हम मैक्सिमम एलोकेट करते हैं, उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था। लेकिन कम जरूर हो सकती है नंबर ऑफ एलोकेशंस m+n-1 से। तो वही कह रहे हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है कम आ जाए m+n-1 से, वो क्या है? डीजनरेसी का केस। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे उसको सोल्व करना है। इज इट क्लियर? सो हमारे पास देखिए प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच सेल्स कंटेन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीज। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास ये जो है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 में हम अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेंगे, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी? 7। फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 2 में सप्लाई करेंगे, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी? 6। सो हमारे पास क्या है? ये प्रॉब्लम है। देन इसमें हमारे पास बैलेंस्ड है, ये चेक करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने से पहले टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड इसका आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए, टोटल डिमांड कितनी है? 100। टोटल सप्लाई भी कितनी है? 100। सो ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन का केस है। इसके लिए फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन सबसे पहले निकालना होगा। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है मेथड, ठीक है? तो आपकी मर्जी है। हम इस पे वैम मेथड से इसको सोल्यूशन निकालेंगे, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन जिसको बोलते हैं, पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। तो उससे हम पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे एंड ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए अगेन स्टेपिंग स्टोन या मोदी मेथड, दोनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई कीजिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हम मोदी मेथड से इसको करेंगे। तो अब सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सो हमारे पास क्या है? अब हम सोल्यूशन निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये गिवन थी। सबसे पहले हमें टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई को चेक करना है। टोटल डिमांड 100 है एंड टोटल सप्लाई भी हमारे पास 100 है। सो ये हमारे पास क्या है? बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन का केस। इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वैम मेथड से करेंगे। कोई भी मेथड यानी कि नॉर्थ वेस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो हम इसमें वैम करेंगे, क्योंकि वैम से हमें पता है बेस्ट इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकल के आता है बाकी मेथड्स के मुकाबले। सो देखिए, वैम मेथड में क्या होता है? वैम मेथड में हमें पेनल्टीज निकालनी पड़ती हैं। पेनल्टीज कैसे निकलती हैं? इस रो की पेनल्टी कैसे निकलेगी? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिलेक्ट कीजिए, 4 है। सेकंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए 5 है। सो सेकंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम क्या आ जाएगा? 1। इस रो की पेनल्टी। इज इट क्लियर? इस रो के लिए मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेक कीजिए, क्या है? 5। सेकंड मिनिमम क्या है? 6। सो 6 माइनस 5, सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम, वो क्या हो जाएगी? इस रो की पेनल्टी। थर्ड रो की पेनल्टी कैसे निकलेगी? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेक कीजिए 5 है। देन सेकंड मिनिमम क्या है? 6। सो 6 माइनस 5 अगेन 1। वैसे ही इस रो के लिए मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 है, सेकंड मिनिमम क्या है? 6। सो 6 माइनस 5 इस रो की पेनल्टी आ जाएगी। जैसे रो वाइज किया वैसे कॉलम वाइज मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? 5। सेकंड मिनिमम क्या है? 6। सो सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस कॉलम की पेनल्टी। देन इस कॉलम में मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेक कीजिए 5 है, सेकंड मिनिमम क्या है? 6। सो सेकंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम, वो क्या हो जाएगी? पेनल्टी इस कॉलम की।
देन इस कॉलम में मिनिमम क्या है 4, सेकंड मिनिमम नंबर क्या है 6, सो 6 माइनस 4 इस कॉलम की पेनल्टी हो जाएगी। देन फोर्थ कॉलम में चेक कीजिए मिनिमम क्या है 5, सेकंड मिनिमम नंबर क्या है 6, सो सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम नंबर उस कॉलम की पेनल्टी। देन मिनिमम नंबर 5, सेकंड मिनिमम 6, सो 6 माइनस, सो हमारे पास क्या है पेनल्टीज आ गई। पेनल्टीज क्या है, कंफ्यूजन रहती है क्या पेनल्टी जीरो भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब हमारे पास सपोज मिनिमम नंबर क्या आ जाए किसी रो में 2 आ जाए, ठीक है, मिनिमम 2 है, सो 2 माइनस 2 0 हो जाएगी उस रो की पेनल्टी। समझ रहे हैं आप। सपोज इस रो में हमारे पास 5 आ जाता और 5 ही मिनिमम होता उस रो में, सो पहला नंबर भी 5 मिनिमम है, सेकंड नंबर भी 5 मिनिमम है, सो 5 माइनस 5 0 उस रो की पेनल्टी हो सकती थी। ठीक है, अब वापिस इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास सभी पेनल्टीज निकल गई हैं। देन हमें मैक्सिमम पेनल्टी सेलेक्ट करनी है। मैक्सिमम पेनल्टी के लिए जो उस रो या उस कॉलम की, अब मैक्सिमम पेनल्टी इस कॉलम के लिए है तो उसकी जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वहां से एलोकेशन देनी है। मिनिमम क्या है इस कॉलम की 4, सो 4 को हम एलोकेशन देंगे। एलोकेशन के लिए हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम एलोकेट करना होता है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। सो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन कितनी हो सकती है, इसके लिए इसकी डिमांड चेक कीजिए 15 एंड सप्लाई चेक कीजिए 40। सो मैक्सिमम एलोकेशन इज द मिनिमम ऑफ दीज टू। सो मिनिमम क्या है इसमें 15 या 40, ठीक है। सो मिनिमम है 15, सो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन 15 हो सकती है। यहाँ पे इसके पास क्या रह गया 0, 40 में से इसने 15 इसको दे दिए तो इसका बैलेंस क्या रह गया फैक्ट्री 1 का 25। इज इट क्लियर। जो हमारे पास हो जाता है 0 उसको हम क्या कर देंगे क्रॉस, ठीक है, कवर कर देंगे उसको। ना ही अब इसकी पेनल्टीज निकालेंगे, ये 0 हो गया ना इस वेयर हाउस 3 की डिमांड, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ना ही पेनल्टीज निकालेंगे आगे इसकी, ना ही बाकी रोज एंड कॉलम की पेनल्टी निकालते वक्त इस कॉलम को कंसीडर करेंगे। अगेन अब फिर से हमें क्या करना है, हर एक रो एंड हर एक कॉलम की पेनल्टीज फाइंड आउट करनी है। सेम मेथड वही, मिनिमम नंबर सेलेक्ट कीजिए एंड सेकंड मिनिमम देखिए उसमें, तो सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम क्या हो जाएगी उस रो या उस कॉलम की पेनल्टी। बस आपको ये ध्यान रखना है, अब इसको कंसीडर नहीं करना है, ये क्रॉस हो चुका है। सो इस रो की पेनल्टी कैसे निकलेगी, मिनिमम क्या है 5, सेकंड मिनिमम इज 6, सो 6 माइनस 5 1, मिनिमम इज 5, सेकंड मिनिमम है 7, सो 7 माइनस 5 क्या हो जाएगी 2 इस रो की पेनल्टी। देन थर्ड रो में चेक कीजिए मिनिमम है 5, सेकंड मिनिमम है 6, सो सेकंड मिनिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर उस रो की पेनल्टी। फोर्थ रो में मिनिमम है 5, सेकंड मिनिमम है 6, सो सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम नंबर उस रो की पेनल्टी। अब कॉलम वाइज देखिए, मिनिमम है 5, सेकंड मिनिमम है 6, सो 6 माइनस 5 1, ये भी अनचेंज रहेगी क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉस नहीं हुआ है, ये 1 का 1 आ जाएगा, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है, ये भी सेम रहेगा। सो अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी किस रो या किस कॉलम की आई। सो मैक्सिमम पेनल्टी इस बार इस रो की आई है 2। सो मैक्सिमम पेनल्टी के लिए हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेक करनी है, ठीक है, इसको नहीं देखना है अभी। सो मिनिमम कौन सी है, अब हमारे पास 5 है, ठीक है, इस रो में मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 है। यहाँ पे हम एलोकेशन देंगे, इसकी डिमांड चेक कीजिए, सप्लाई चेक कीजिए, क्लियर। सो मैक्सिमम एलोकेशन इज द मिनिमम ऑफ दीज टू। सो मिनिमम 30 ही है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम 30 एलोकेट हम कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 0, इस वेयर हाउस 2 की डिमांड होगी फुलफिल, ये 0 हो गया। सिमिलरली इस फैक्ट्री की जो सप्लाई थी वो 0 हो गई, इसने 30 यहाँ पे सप्लाई कर दिया। सो जो जाएगा 0 उसको हम क्या करेंगे लाइन से कवर कर देंगे, ठीक है। ना ही अब इस रो की हम पेनल्टीज निकालेंगे, ना ही इसको कंसीडर करेंगे बाकी रोज एंड कॉलम्स की पेनल्टी निकालते वक्त। वैसे ही ये 0 हो चुका है, इसको भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही पेनल्टीज निकालिए हर एक रो एंड हर एक कॉलम की। सो अब इस रो के लिए हमें ये दोनों कंसीडर नहीं करना है, ये क्रॉस हो चुके हैं ना। सो मिनिमम क्या है इस रो में 5, सेकंड मिनिमम हमारे पास क्या है 7, सो 7 माइनस 5 क्या हो जाएगी इस
रो की पेनल्टी, ठीक है, सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम नंबर। देन ये रो पहले से क्रॉस हो चुकी है, इसकी निकालने की कोई जरूरत नहीं है पेनल्टी। थर्ड रो में चेक कीजिए, मिनिमम है 5, सेकंड मिनिमम क्या है 6, 6 माइनस 5 इस रो की पेनल्टी। देन लास्ट रो में चेक कीजिए, मिनिमम क्या है 5, सेकंड क्या है 6 माइनस 5 अगेन 1। अब कॉलम वाइज देखिए इसकी पेनल्टीज कैसे निकाल लेंगे हम। कॉलम में देखिए मिनिमम क्या है 5, सेकंड मिनिमम 6, तो 6 माइनस 5 1, ठीक है। ये क्रॉस वाले को हमने चेक नहीं करना है, ये सभी। देन इन कॉलम्स की निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ कॉलम में चेक कीजिए, मिनिमम है 5, सेकंड मिनिमम इज 6, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा इस कॉलम की पेनल्टी। देन इस कॉलम में चेक कीजिए, मिनिमम है 5, सेकंड मिनिमम नंबर क्या है 6, तो सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम क्या हो जाएगी इस कॉलम की पेनल्टी। अब चेक कीजिए मैक्सिमम पेनल्टी हमें कहाँ पड़ रही है, तो मैक्सिमम पेनल्टी पड़ रही है इस कॉलम के लिए, ठीक है 2। सो मैक्सिमम पेनल्टी में हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को चेक करना है, ठीक है। सो मिनिमम इस रो में कौन सी है, कैंसल आउट को प्लीज नहीं देखना है। सो मिनिमम है 5, ठीक है। सो यहाँ पे हम एलोकेशन करेंगे, इसकी डिमांड चेक कीजिए एंड सप्लाई चेक कीजिए। सो मैक्सिमम एलोकेशन हमें करनी है, मैक्सिमम एलोकेशन इज द मिनिमम ऑफ दीज टू। सो इसके पास क्या है 20, इसके पास क्या है 25। सो मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन की कितनी हो सकती है, मिनिमम ऑफ दीज टू, यानी कि 20 है इनमें से मिनिमम, यहाँ पे 20 हो जाएगी, ये 0 रह गया, इसके पास क्या रहेगा 20 ने दे दिए 5 बैलेंस रह गया अभी, ठीक है। सो जो 0 हो जाएगा उसको हम क्रॉस कर देंगे, वेयर हाउस 4 की डिमांड होगी ना 0 फुलफिल होगी सभी, सो इसको क्रॉस कर दीजिए। अब ना ही इसकी पेनल्टीज निकालेंगे और ना ही इसको कंसीडर करेंगे बाकी रोज एंड कॉलम्स की पेनल्टी निकालते वक्त। सो अगेन हमें पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। अब इस रो में 2 ही नंबर बचे हैं, सो हमारे पास इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, सेकंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम 2। इस रो के लिए निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इस रो में 2 ही नंबर बचे हैं, सेकंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम, इसमें भी 2 ही नंबर बचे हैं, सो अगेन 1 रह जाएगी इसकी, ठीक है। जहां पे 2 से ज्यादा हो फिर से चेक करना पड़ेगा मिनिमम। यहाँ पे देखिए इस कॉलम में मिनिमम चेक करना पड़ेगा 5, सेकंड मिनिमम क्या है 6, तो 6 माइनस 5 1। इसकी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस हो चुके हैं ये पहले से। मिनिमम फिर से चेक कीजिए 5, सेकंड मिनिमम क्या है 6, तो 6 माइनस 5 इस कॉलम की पेनल्टी। सो हमें मैक्सिमम पेनल्टी फिर से चेक करनी है, मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पे है इस रो में। मैक्सिमम पेनल्टी के लिए मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेक कीजिए। सो मिनिमम 7 है या 9, सो 7 मिनिमम है, यहां से एलोकेशन होगी। डिमांड चेक कीजिए, सप्लाई चेक कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम एलोकेशन इज द मिनिमम ऑफ दीज टू। सो 5 और 30 में मिनिमम क्या है 5, यहाँ पे मैक्सिमम 5 ही एलोकेशन हो सकती है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। 5 इसकी डिमांड फुलफिल होगी वेयर हाउस 1 की, सो इसके पास अभी 25 बैलेंस बचा है, इसकी 25 डिमांड फुलफिल करनी है हमें। सो जो हो जाएगा 0 उसको हम कर सकते हैं क्रॉस, ये 0 हो गया ना, इसको लाइन मार दी। अब इसकी पेनल्टीज निकालने की कोई जरूरत नहीं। अगेन फाइंड आउट पेनल्टीज फॉर ईच रो एंड कॉलम। इन दोनों रोज की पेनल्टीज निकालने की कोई जरूरत नहीं। इस रो में पेनल्टी कैसे लिख लेगी, मिनिमम नंबर फाइंड आउट कीजिए एंड सेकेंड मिनिमम फाइंड आउट कीजिए। सो सेकेंड मिनिमम माइनस मिनिमम नंबर 1, 2 ही नंबर बचे हैं, इजी है, ठीक है। देन इस कॉलम में फाइंड आउट कीजिए, 2 ही नंबर रह गए तो इजी हो जाएगी हमारे पास, सेकंड में माइनस फर्स्ट 1 आ जाएगा, क्लियर। देन इसके निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इस कॉलम की भी एंड फोर्थ कॉलम की भी। नाउ फिफ्थ कॉलम में देखिए मिनिमम 5 है, सेकंड मिनिमम 6 हो, 1 आ जाएगी। सो अब मैक्सिमम पेनल्टी चेक कीजिए। अब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पेनल्टीज में टाई हो रहा है। जहां भी हमारे पास टाई होता है हमें पता है वहां पे हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, हर एक में जहां पे भी टाई हो रहा है। सो इस टाई वाले कॉलम में देखिए मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 5 ही है, क्योंकि हमें इनको नहीं देखना है कैंसल आउट को।
इसमें 5 है। देन यहाँ पे टाई हुआ है, इसमें मिनिमम क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे टाई हुआ है, मिनिमम देखिए इसमें 5 है। यहाँ पे टाई हुआ है, मिनिमम क्या है इसमें 5 है। तो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम 5 आ रही है, टाई हो रही है इसमें भी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई यूनिक आ जाती तो उसको हम डायरेक्टली एलोकेट कर देते। अब हमारे पास टाई हो रही है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी टाई हो जाए फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे मैक्सिमम हम नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। इस वाले 5 में देखिए कितनी एलोकेशन हो सकती है, इसकी डिमांड चेक कीजिए या सप्लाई चेक कीजिए। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम ऑफ दीज टू, यानी कि मिनिमम क्या है 10 है। यहाँ पे इस वाले 5 में देखिए, यहाँ पे इसकी डिमांड चेक कीजिए एंड सप्लाई चेक कीजिए। क्लियर, मैक्सिमम एलोकेशन कितनी हो सकती है, मिनिमम ऑफ दीज टू, यानी कि 5 हो सकती है। इसमें 10 हो सकती है, इसमें 5 हो सकती है। जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन हम कर सकते हैं पहले उस वाले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में करेंगे, ठीक है, जहाँ पे टाई हुआ है। सो इस वाले में हम 10 कर सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे। इसके पास क्या रहेगा 15, इसके पास क्या रहेगा 0, जो हो जाएगा 0 उसको हम क्या कर देंगे क्रॉस। अब पेनल्टीज निकालने की कोई जरूरत नहीं। अब इतना कर लेने के बाद फिर से हमें क्या है, पेनल्टीज निकालनी है हर एक रो एंड हर एक कॉलम की। अब ध्यान से देखें, इस रो में पेनल्टीज निकालने की कोई जरूरत नहीं, ना ही सेकंड में। थर्ड में हम निकाल सकते हैं, मिनिमम क्या है 5, सेकंड मिनिमम क्या है 6, तो 6 - 5 1। इस रो की पहले से क्रॉस है तो नहीं निकालने की जरूरत। देन इस वाले में हम पेनल्टीज निकाल सकते हैं, अब देखिए नहीं, क्योंकि एक ही नंबर बचा है इस कॉलम में। सो पेनल्टी निकालने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, सेकंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम, ऐसे ही होता है ना। तो इस कॉलम की नहीं निकाल सकते, ना ही इसकी पहले से क्रॉस है, और ना ही इस कॉलम की निकाल सकते हैं। सो यानी कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ यही रो बची जिसकी हम निकाल सकते हैं पेनल्टी। जब हमारे पास इस तरह का केस हो, जब हम किसी रो में पेनल्टीज निकाल सकते हैं, कहने का मतलब एक ही रो या एक ही कॉलम बचे, तब हम लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब एक ही रो बची है तो लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या है बोलते हैं, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि 5 है, यहाँ से एलोकेशन दीजिए आप, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड याद है ना, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करते थे पूरे मैट्रिक्स में। तो अब हम इस रो में मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि 5 है, क्रॉस वाले को हमने नहीं देखना है। सो यहाँ पे एलोकेशन दीजिए, मैक्सिमम एलोकेशन हमने देनी है, मैक्सिमम इज द मिनिमम ऑफ दीज टू, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई को चेक करना है। सो यहाँ पे 5 हो सकती है, ये हो जाएगा 0, इसके पास क्या रहेगा 15, जो हो जाएगा 0 उसको हम कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। ये 0 हो गया ना। देन हमारे पास क्या है, यही एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा है। इस सेल में हम इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। इस सेल में अब हम क्या करेंगे, एलोकेशन देंगे। डिमांड चेक कीजिए 15, सप्लाई क्या है 15। सो एंड में हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई 0 0 ही रह जाती है। सो ये बैलेंस्ड। नाउ हमारे पास क्या है, ये वे मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। इसका हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्या बोलता है वैम मेथड के अकॉर्डिंग, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी। हम फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 कितने यूनिट सप्लाई करें 5, ठीक है। फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 3 15, सो ऑन इसी तरह से। सो इस सेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी 7 × 5, यही होगी ना, क्योंकि हमें पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 7 है। अब हम कितने सप्लाई कर रहे हैं 5, सो 5 × 7 इस सेल के लिए आ जाएगी। ये तो हुई इस सेल की बात, लेकिन जहां जहां पे हमारे यहाँ पे भी एलोकेशन है, इस यहाँ पे कितनी होगी 4 × 15, इस सेल पे भी एलोकेशन है 5 × 20, इस सेल की आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल निकालने के लिए जहां जहां पे एलोकेशन है वहां पे पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, एंड सभी को प्लस कर दीजिए, ठीक है, सभी का सम कर दीजिए। सो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी वैम मेथड के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगी 510। सो ये ऑप्टिमल हो, ये अब हम चेक करना है, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी इसकी चेक करने के लिए या तो स्टेपिंग स्टोन अप्लाई कीजिए या फिर मोदी मेथड अप्लाई कीजिए। हम क्या करेंगे, मोदी मेथड को अप्लाई करेंगे। अब हम इसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे, क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन दिया है वह मेथड ने या नहीं। सो हमारा वैम मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा इनिशियल सोल्यूशन है वो हमने इस टेबल पे उतार लिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां पे एलोकेशन थी वहां वहां पे हमने एलोकेशन यहाँ पे लिख दी है। अब हम इस पे मोदी मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए हमारे पास
कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम मोदी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है, इसके लिए हमें पहले प्रोसीजर पे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या बोलता है, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वेदर m प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं या नहीं, ठीक है। जो हमारा सोल्यूशन है यहाँ पे, हमें पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, हमारे पास m प्लस एन माइनस वन क्या इक्वल्स है नंबर ऑफ एलोकेशंस के। सो हमारे पास m क्या है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 5 प्लस 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 1 8। क्या 8 7 के इक्वल है, नहीं। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या है, कम आ गई है m प्लस एन माइनस वन से। सो ये हमारे पास डीजेनरेसी का केस है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन हमारी फेल हो गई, ठीक है। सो हमें प्रोसीजर पे वापस चलते हैं। क्या बोलता है प्रोसीजर, अगर हमारी कंडीशन, इफ कंडीशन फेल्स एलोकेट एप्सिलॉन, जिसका सिंबल ई की तरह होता है, ठीक है। एप्सिलॉन हमें एलोकेट करना है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 0 टू द लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ अनएलोकेटेड सेल। एप्सिलॉन 0 है जैसे कि मैंने बताया। मेक श्योर सेकंड कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइज, ठीक है। सेकंड कंडीशन है क्या, वैसे वे भी देख लेते हैं। चेक वेदर एलोकेशंस आर इंडिपेंडेंट पोजीशंस, दैट इज इट डजंट फॉर्म अ लूप। देखिए हमें अब क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलोकेशंस लेस हो गई हैं, किससे, m प्लस एन माइनस वन से, डीजेनरेट सोल्यूशन आ गया। अब हमें क्या है, एप्सिलॉन को एलोकेट करना है। कहां पे एलोकेट करना है, जहां पे हमारे पास अनएलोकेटेड सेल है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 एलोकेशन है। m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, 8 है हमारे पास। अब 7 एलोकेशन है, हम क्या चाहते हैं, एक अनएलोकेटेड सेल को हम एलोकेट कर दें, जिससे हमारी 7 प्लस 1 8 एलोकेशन हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम किसको करेंगे, जहां पे कोई एलोकेशन नहीं है। अनएलोकेटेड सेल देख रहे हैं, इस यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, इनको अनएलोकेटेड या अनऑक्युपाइड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एप्सिलॉन को एलोकेट करेंगे, कहाँ पे करना है, जहां पे अनएलोकेटेड सेल है। लेकिन उसने क्या बोला है, जहां पे लीस्ट वैल्यू है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। कहने का मतलब जहां पे अनएलोकेटेड सेल है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहां पे है वो फाइंड आउट कीजिए। सो मिनिमम हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 6 आ रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे। क्लियर। अब 4 जगह पे पॉसिबल है एप्सिलॉन को हम एलोकेट कर दें। कहां पे करें, इस तरह से हमें एप्सिलॉन को एलोकेट करने हैं जिससे हमारे क्या है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, लूप नहीं बननी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जो ये एलोकेशंस है इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हो, इंडिपेंडेंट यानी लूप नहीं बननी चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सो लीस्ट कॉस्ट हमारी ये 4 जगहों पे आई है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू एलोकेट कर सकता हूं, तो हमें चेक करनी पड़ेगी, लूप नहीं बननी चाहिए यहाँ पे। तो लूप का क्या मतलब है, लूप क्या कहती है, एलोकेटेड जहां पे सेल्स हैं वहां से आप स्टार्ट कीजिए कहीं से भी, एंड अगर आप वापस आ जाते हैं वहीं पे तो वो क्या है, हमारी लूप बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने एप्सिलॉन को एलोकेट किया तो हमें क्या है, लूप मिल रही है। ध्यान से देखिए, यहां से मैं यहाँ वर्टिकल मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एलोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी एलोकेशन है, मैं हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता हूँ इस सेल पे, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्टिकल मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे एलोकेशन है, एंड मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा हूँ, यानी लूप बन रही है। यानी मैं यहाँ पे एप्सिलॉन को एलोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि एप्सिलॉन को वहीं एलोकेट करना है जहां पे लूप नहीं बने। तो नेक्स्ट देखिए, लीस्ट कॉस्ट क्या है, यहाँ पे है 6। क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एप्सिलॉन को एलोकेट।
सो हमें लीस्ट को सेल हमें फाइंड आउट करना है एंड वहां पे एप्सिलॉन को एलोकेट करना है। ये भी चेक करना है क्या लूप बन रही है। यहाँ पे जब हमने एप्सिलॉन को एलोकेट किया तो चेक कीजिए लूप बन रही है कहीं पे। लूप हमेशा स्केयर की फॉर्म में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे भी बन रही है हमारी, ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस एलोकेटेड सेल पे मैं आ सकता हूँ। देन यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे भी मैं जा सकता हूँ। देन यहाँ पे एलोकेशन है, मैं यहाँ पे आ गया एंड वापस मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। सो लूप हमारी बन रही है, लेकिन लूप हमें नहीं चाहिए, तो सेकंड कंडीशन इस केस में भी फेल होगी। तो नेक्स्ट देखिए कौन सा सेल हमारा जो है लीस्ट कोस्ट सेल है। सो यहाँ पे भी हमारी लीस्ट कोस्ट है, ये क्या यहाँ पे हो सकती है और लूप बन रही है, ये भी चेक कीजिए फिर से। सो जब हमने लीस्ट कोस्ट सेल यहाँ पे अब एप्सिलॉन को एलोकेट किया तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई लूप नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, स्टार्ट करूँ, देन आगे ना नीचे जाने की जगह है ना ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन वापस मैं अपनी स्टार्टिंग पे नहीं आ रहा, तो लूप नहीं बन रही। यानी यहाँ पे एप्सिलॉन को हम क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली इस वाले 6 पे जब जो लीस्ट कोस्ट है यहाँ पे भी एप्सिलॉन को हम एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप चेक करोगे यहाँ पे भी कोई लूप नहीं बनेगी। तो दो जगह हमें मिल गई है लीस्ट कोस्ट में, ठीक है। ये दोनों अनएलोकेटेड थी और लीस्ट कोस्ट इन दो सेल्स पे आ रही है और दोनों में एलोकेशन हो सकती है, तो दोनों में आप कहीं पे भी एप्सिलॉन को जो है एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं इस वाले 6 पे एलोकेट करता हूँ एप्सिलॉन को, तो सोल्यूशन को मैं आगे अब प्रोसीड करता हूँ। सो अब देखिए यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन को जो है एलोकेट कर दिया, मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि m+n-1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस आ चुकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 एलोकेशंस जो है m+n-1 की इक्वल हो गई हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ई हमारे पास 0 है, ये ध्यान में रखना है, यानी जो ये सेल है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन को 6 है वहां पे एलोकेशन क्या है, एप्सिलॉन यानी कि 0 है। यहाँ पे सिर्फ हमें कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें एलोकेट करना पड़ेगा। देन सेकंड कंडीशन क्या हमारी सेटिस्फाई हो रही है, जब हमने एप्सिलॉन को यहाँ पे की एलोकेट, हाँ हो रही है, कोई लूप नहीं बननी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सभी इंडिपेंडेंट पोजीशन पे एलोकेशंस होनी चाहिए, इनमें आप ध्यान से कहीं देखोगे कहीं पे भी लूप नहीं बनेगी। देखिए लूप इसीलिए नहीं बननी चाहिए क्योंकि जब हम आगे मोदी मेथड अप्लाई करेंगे, यू एंड बीज निकालेंगे, अगर लूप बन रही होगी तो आपस में वो वैल्यूज क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेंगी। अब लूप इसमें नहीं बन रही है तो वैल्यूज जो अब हम निकालेंगे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मोदी मेथड को वैसे ही जैसे अप्लाई करते हैं। सो वही हमारा है, कैलकुलेट हमें करना है ui+vj इक्वल्स टू cij फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। सो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ तक हमने 2 स्टेपिंग स्टोन मेथड पढ़े हैं, मोदी मेथड 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वो वीडियो देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या बोलती है, फर्स्ट हमें ui+vj इक्वल्स टू cij फाइंड करना है फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। इसका क्या मतलब है, ये हमें पता है u और v की वैल्यूज हमें क्या करनी है, u की वैल्यूज अलोंग रो वाइज लिखते हैं हम, u1 u2, ये सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया, v2 v3 v4 एंड v5। u की वैल्यूज अलोंग रो वाइज, v की वैल्यूज अलोंग कॉलम वाइज। नाउ अब आप u में से या v में से किसी भी की भी एक वैल्यू 0 आपको फिक्स करनी पड़ेगी, या u1 0 रख लीजिए, या u2 या u3 या u4। वैसे ही आप v1 v2 v3 v4 v5 में एक वैल्यू 0 रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे u1 को 0 रख रहा हूं, क्लियर। अब हमें ये u एंड v की वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकलेंगी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, क्योंकि सबसे पहले हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, देखिए u एंड v की वैल्यूज कहां से निकलेंगी, इस फॉर्मूले से u+v = c। क्या बोलता है
u प्लस v इक्वल्स टू c कोस्ट। हमें सिर्फ यहाँ पे एलोकेशंस हैं, वहीं पे हमें चेक करना है, ठीक है। सपोज यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे एलोकेशन है, ठीक है। इसका u देखिए एंड इसका v चेक कीजिए, ठीक है। u प्लस v इक्वल्स टू 7, यही बोलता है फॉर्मूला, ठीक है। u1 प्लस इसका v1 इज इक्वल्स टू इसकी कोस्ट 7। u1 हमारा 0 है, प्लस v1 इक्वल्स टू 7, यानी v1 हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। ये चीज क्लियर है। क्या मैं इस वाले सेल से निकाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये अनऑक्युपाइड सेल है, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है। हमने क्या बोला है, u प्लस v सिर्फ ऑक्युपाइड, जहां पे एलोकेशन है वहीं पे आपको चेक करना है, वहीं से वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट एलोकेशन यहाँ पे है, यहां से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एलोकेटेड या ऑक्युपाइड सेल है, ठीक है। अब इसकी u की वैल्यू देखिए एंड इसकी v की वैल्यू देखिए, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, u1 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। u1 प्लस v3 इज इक्वल्स टू इसकी, इस वाले सेल की कोस्ट जो कि 4 है, u1 0 है, सो v3 ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। इस तरह से बस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस वाले सेल, ये ऑक्युपाइड सेल है, u प्लस v इक्वल्स टू 5, तो u तो 0 है, तो मैं v4 की वैल्यू क्या ऐसी रखूं जो इक्वल्स टू 5 आ जाए, ऑब्वियसली 5, 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट ऑक्युपाइड सेल देखिए, ये वाला है, ठीक है। इसकी u2 की वैल्यू भी नहीं पता, ना v2 की वैल्यू पता है, तो कोई भी नहीं निकाल सकते, इसको अभी फिलहाल स्किप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां से निकाल सकते हैं, ये ऑक्युपाइड है, ठीक है। यहाँ पे u3 एंड v1, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी v1 की वैल्यू पता है, तो u3 हम निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, u प्लस v इक्वल्स टू 6, ठीक है। u3 प्लस v1 इक्वल्स टू 6, u3 प्लस v1 इक्वल्स टू 6। u3 नहीं पता, v1 हमें पता है, v1 क्या है 7, ठीक है। v1 क्या है 7, सो u3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 7, सो u3 हमारे पास -1। बस इतना सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये आप कर सकते हैं। अब तो हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएं अपनी। सो नेक्स्ट देखिए, अब यहां से हम निकाल सकते हैं, ये एलोकेटेड है, इसका u3 पता है, v निकल जाएगा, ठीक है। सो -1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5। ये मैंने डायरेक्टली कैसे निकाला, आप ध्यान से देखिए, u प्लस v इक्वल्स टू 5 होता है, ठीक है। -1 हमें पता था, क्या मैं ऐसी v की वैल्यू रखूं जिससे हमारा 5 आ जाए कोस्ट, सो 6 माइनस 1 5 के इक्वल हो गया, ठीक है, इस तरह से। देन यहाँ पे देखिए u प्लस v इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या है 7 इक्वल्स टू 5। अगर मैं इसकी वैल्यू -2 रख दूं, सो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 आ गया ना, इसकी वैल्यू यानी -2 आ गई। थोड़ा सा अब तेज करना है हमें। नेक्स्ट यहां से अब निकाल सकते हैं u2 की वैल्यू, हाँ निकाल सकते हैं। 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी u प्लस v इक्वल्स टू कोस्ट होता है ना, इसका u हमें नहीं पता था, इसका v पता था, 4 था, सो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। सभी u एंड v की वैल्यूज आ गई, नहीं, यहाँ पे अभी v2 की वैल्यू बाकी है। कैसे निकल सकती है, इस वाले सेल से, क्योंकि ये ऑक्युपाइड है। इसका u क्या है 2, इसका v क्या है पता नहीं, सो u प्लस v हमारे पास क्या होता है कोस की इक्वल, सो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इतना कर लेने के बाद हमें पता है सेकंड हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। प्रोसीजर पे आप ध्यान से देखिए, कैलकुलेट Cij माइनस ui प्लस vj फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स। क्या फाइंड आउट करना है, Cij माइनस ui प्लस vj फॉर अनऑक्युपाइड, जहां पे कोई भी एलोकेशन नहीं है। यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, इस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। सो अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है Cij माइनस ui प्लस vj। अनऑक्युपाइड सेल जहां जहां पे है, वहां पे मैंने ब्लैक पेन यूज किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो,
ठीक है। सो ब्लैक पेन यहाँ पे है, यानी ये अनऑक्युपाइड सेल था, इसका CIJ माइनस UI प्लस VJ निकालना है। कैसे निकलेगा? CIJ क्या है, यानी कि सेल का कोस्ट क्या है 6 माइनस इसका U जो कि 0 है प्लस इसका V जो कि 3 है। सो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सेल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, इस सेल के लिए 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए CIJ माइनस UI प्लस VJ अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, जहां पे ब्लैक पेन से मैंने मारा है, ठीक है, लाइन। सो ये अनऑक्युपाइड सेल है यानी, सो इसके लिए CIJ माइनस UI प्लस VJ कैसे निकालेंगे? देखिए इसका CIJ जो कि 9 है कोस्ट माइनस इसका U देखिए 0 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग V देखिए जो कि 6 है। सो 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगी इसकी सेल इवैल्यूएशन। अब हमें हर एक अनऑक्युपाइड सेल के लिए इसी तरह से फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा अब फिर से स्पीड बढ़ाएंगे। सो इस अनऑक्युपाइड के लिए क्या आ जाएगा 8 माइनस दिस प्लस दिस, सो 8 माइनस 9 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सेल इवैल्यूएशन माइनस 1 आ जाएगी। ये अनऑक्युपाइड है, इसके लिए क्या आ जाएगा 7 माइनस दिस प्लस दिस, सो 7 माइनस 7 0। ये चीज आ रही है समझ? यहाँ पे 8 माइनस इसका U प्लस इसका V, 8 माइनस 2 प्लस 6 यानी कि 8 माइनस 8 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 माइनस दिस प्लस दिस, सो ये 2 प्लस 2 में आ जाएगा, 8 माइनस प्लस 2 प्लस 6। नेक्स्ट देखिए 9 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, सो 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 माइनस 1 6 आ जाएगा। 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। देन 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। देन 6 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 4 आएगा, यानी 6 माइनस प्लस 4 प्लस 2 का। तो हमारे पास सेल इवैल्यूएशंस आ गई हैं। क्या बोलते हैं हमारे पास आगे प्रोसीजर, अगर हमारे पास सभी सेल इवैल्यूएशंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तब हमारे पास क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ CIJ माइनस UI प्लस VJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन है। क्या हमारे पास सभी वैल्यूज ग्रेटर या 0 से इक्वल आ चुकी हैं? यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर है, लेकिन इस वाले सेल में -1 यानी 0 से कम आ रही है। सो हमारे पास क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन अभी नहीं आया है, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या बोलता है प्रोसीजर, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू एंटर्स इफ हमारे पास जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता। इसका क्या मतलब है? देखिए अब हमारे पास जो है ये वाला नेगेटिव में आ गया इसका सेल इवैल्यूएशन, तो हम इसको एंटर करवाएंगे, यहाँ पे एलोकेशन देंगे। कितनी देंगे? सपोज थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इस सेल में एलोकेशन देना चाहते हैं, ठीक है, प्लस थीटा मान लेते हैं इसकी एलोकेशन, प्लस थीटा। यहाँ पे एलोकेशन दे रहा है तो अब हमारी एक लूप बनेगी, उस लूप को फाइंड आउट करना है, क्लियर। लूप हमेशा क्या है एलोकेटेड सेल्स के बीच में ही बनती है। तो फाइंड आउट कीजिए, यहां से मैं यहाँ पे एलोकेशन है, ठीक है, यहां से मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ। ब्लू वाले सभी एलोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। ये वाला ब्लू वाला है, यहाँ पे एलोकेशन है पहले से, यहाँ पे एलोकेशन है, एंड मैं अपनी वापस पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, तो लूप बन गई मेरी। प्लस थीटा, नेक्स्ट माइनस थीटा, ये वाला प्लस थीटा, ये वाला माइनस थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट बनाने के लिए इस रो में कुछ माइनस होगा। वैसे ही यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कुछ प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है तो इस रो में कुछ माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस। इस तरह से हमारी डिमांड एंड सप्लाई क्या है बैलेंस रहती है। सो थीटा की वैल्यू हमने बोल तो दी, हमने यहाँ पे क्या है एलोकेट करनी है, लेकिन थीटा की वैल्यू है का कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके लिए हमें पता है कि क्या करना पड़ता है। देखिए थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कैसे हमें निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी कैसे है,
उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जहां पे माइनस थीटा है इस लूप में, वहां पे उन सेल्स को हमें देखना है। माइनस थीटा इन दो सेल्स में है, प्लस थीटा वाले आप भूल जाइए, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ माइनस थीटा में जो इस लूप में आ रहे हैं वो चेक करना है। अब इन दोनों में जहां पे मिनिमम एलोकेशन होगी वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इस वाले सेल में कॉस्ट क्या है 6, इसकी एलोकेशन क्या है एप्सिलॉन। इस वाले सेल में क्या है 5 है इसकी एलोकेशन, ठीक है। तो मिनिमम कौन सी है एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो थीटा कहने का मतलब एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टेबल में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें इस सेल को अनऑक्युपाइड था इसको एंटर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस थीटा है यानी कि एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन माइनस थीटा यानी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 15 प्लस थीटा यानी कि 15 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन, सो 5 माइनस एप्सिलॉन। सो जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल बनेगा अब देखते हैं क्या बनता है। सो हमारे पास जो नया टेबल बनेगा वहां पे 5 माइनस थीटा यानी 5 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ जाएगा 5 माइनस एप्सिलॉन। वैसे ही जहां पे 15 प्लस थीटा यानी 15 प्लस एप्सिलॉन, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 0, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं रहेगी। यहाँ पे हम अनएलोकेटेड सेल था, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन जो है हम एलोकेट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया टेबल। क्योंकि हमें पता है एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, लेकिन 0 वहीं पे पुट करना है जहां पे हमारे पास क्या है एप्सिलॉन या तो माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, ये चीज समझिए। यहाँ पे 5 माइनस एप्सिलॉन होना है यानी 5 माइनस 0, यहाँ पे 5 ही रह जाएगा। 15 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे 15 रह जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है। देन यहाँ पे एप्सिलॉन को 0 नहीं पुट करेंगे, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन ही रहने देंगे। इसका मतलब क्या है जहाँ पे एप्सिलॉन की जो एलोकेशन है वो 0 तो है, लेकिन एप्सिलॉन को हम चेंज नहीं करेंगे, 0 नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे प्रोसीजर में चेक कीजिए, सिंस एप्सिलॉन इज 0 पुट इट्स वैल्यू वेयर इट इज प्लस और माइनस, ठीक है। कीप सिंगल एप्सिलॉन एज इट इज, इसका क्या मतलब है जहां पे एप्सिलॉन या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वहां पे एप्सिलॉन की 0 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो नया टेबल आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 0 5 ही आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन एप्सिलॉन का एप्सिलॉन ही रहना है। इससे क्या होगा हमारे जो है नंबर ऑफ एलोकेशन जो है m प्लस n माइनस 1 ही रहेंगी एंड इंडिपेंडेंट पोजीशन पे ये सभी एलोकेशंस रहेंगी, कोई इनमें लूप नहीं बन रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास क्या है एप्सिलॉन की वैल्यू जो पोजीशन थी वो यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ गई है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप फाइंड आउट करोगे तो 510 ही रहेगी। तो इसमें हमें क्या समझ आया कि क्या जब हम एप्सिलॉन को पुट करते हैं एलोकेट करते हैं जरूरी नहीं है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, क्लियर। हमारी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है शिफ्ट भी हो सकती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही रहेगी। देन हमें जो फीजिबल सोल्यूशन आइट्रेशन 1 से आया है ये वाला, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही है 510, इस पे फिर से हमें मोदी मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। इसको आइट्रेशन 2 बोल देंगे, आइट्रेशन 2 वही चीज है, u एंड v की वैल्यूज निकालनी है। u की वैल्यूज अलोंग रो वाइज एंड v की वैल्यूज अलोंग कॉलम वाइज। ये तब तक करना है जब तक सभी सेल इवैल्यूएशंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना जाए, ठीक है। सो सेम प्रोसीजर, कोई भी आप 0 रख लीजिए, u1 को मैं 0 मान रहा हूं। सो u प्लस वी इक्वल्स टू 7, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं बना के फॉर ऑक्युपाइड सेल्स जैसे हम करते आ रहे हैं, u प्लस वी इक्वल्स टू c। सो ऑक्युपाइड सेल्स के लिए हमने u i प्लस वी आई इज इक्वल टू सी आई जे ही फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ऑक्युपाइड यहाँ पे है, सो 0 प्लस मैं ऐसा v क्या रखूं जो इक्वल टू मेरी कॉस्ट आ जाए। सो 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 यानी v3 4 आ जाएगा। नेक्स्ट
ये ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं यू एंड वी की वैल्यूज। यू की वैल्यू पता है, वी की निकाल सकते हैं। सो यू प्लस वी हमारे पास क्या है, सी इक्वल, ठीक है। सो 0 प्लस क्या रखूं मैं, V4 की वैल्यू जो इक्वल्स टू 5 आ जाए, सो 5 ही आ जाएगी यहाँ पे, 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड देखिए, ये वाला है ऑक्यूपाइड। सो U2 प्लस V1 इक्वल्स टू 8, सो 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8, यानी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट ये ऑक्यूपाइड है, सो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, इसकी V2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये आपको जब प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप ही एफिशिएंट हो जाओगे बहुत। देन यहाँ पे मैं क्या रखूँ, ये जो 6 आए U3 की वैल्यू, U प्लस V इक्वल्स टू कोस होता है, सो -1 प्लस 7, यानी -1 रखूँ, -1 प्लस 7 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। देन इसकी वैल्यू 5 कैसे आएगी, इसका U -1 है, इसका V मैं क्या रखूँ, 6 रख दूँ, 6 -1 5 आ जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट ऑक्यूपाइड देखिए, ये वाला है ऑक्यूपाइड। सो अगर मैं -2 रख दूँ, -2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। सभी U एंड V की वैल्यूज आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, CIJ माइनस UI प्लस VJ अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ब्लैक पेन का क्या मतलब है, ये अनऑक्यूपाइड सेल है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, CIJ यानी कि 6 माइनस इसका U प्लस इसका V, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड ये है, 9 माइनस इसका U प्लस इसका V, सो 0 प्लस 6 6 आ जाएगा, 9 माइनस 6 यहाँ पे 3 आ जाएगी इसकी सेल इवैल्यूएशन। सो नेक्स्ट देखिए, ये अनऑक्यूपाइड है, इसका CIJ माइनस UI प्लस VJ निकालिए। सो 6 माइनस दिस प्लस दिस 5, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 माइनस इसका U प्लस इसका V, सो 7 माइनस 6 1। यहाँ पे देखिए 8 माइनस इसका U प्लस इसका V, ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए ना। सो 8 माइनस 7 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड देखिए, ये वाला है सर, 8 माइनस इसका U प्लस इसका V, जब -1 और +4 करोगे +3 आ जाएगा, 8 माइनस +3 +5 में। देन इसमें 9 माइनस 3 6, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, इसलिए आपको आना चाहिए। 6 माइनस दिस प्लस 4 में +2 आ जाएगा। देन ये वाले सभी अनऑक्यूपाइड है, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे 7 माइनस दिस प्लस 5, यहाँ पे भी 8 माइनस ये +3 आ जाएगा, 8 माइनस +3 +5 में। नेक्स्ट देखिए 6 माइनस +2 में। सो अगर आप देखें ध्यान से, सभी सैल्यूलेशंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ चुकी हैं, सभी ग्रेटर देन 0 हाँ आ चुकी है, यानी ये हमारा क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच हो चुके हैं। सो ये हमारा क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो क्या आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यू, हमें पता है जहाँ पे एलोकेशन थी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एलोकेशन ब्लू वाले जहाँ पे ये यहाँ पे एलोकेशन है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 0, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है, प्लस 5 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू, ये सभी मतलब आपको करना है जो यहाँ पे भी एलोकेशन है। तो एलोकेशन वाले जो सेल्स हैं आप ध्यान से देख लीजिए। सो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू क्या आ जाएगी 510। अगर आप ध्यान से देखिए जो इनिशियल सोल्यूशन हमने निकाला था 510 ही आया। सो इसमें हमने क्या देखा, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो एक दो चीजें मैं अभी बता रहा हूं। जब हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, हमारे पास डीजेनरेसी का केस बना जिसमें हमें एप्सिलॉन की वैल्यू हमने एलोकेट की, जहाँ पे भी अनएलोकेटेड सेल थे उनमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड करके और लूप ना बने वहाँ पे हमने एलोकेशन दी।
सो पहले जब हमने आइट्रेशन की यहाँ पे, ये आपको याद है, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी। दो ही जगह बच रही थी जहाँ पे लूप नहीं बन रही थी, ये और ये। अगर कोई यहाँ से कर देता एप्सिलॉन की वैल्यू तो उसका डायरेक्ट आंसर आ सकता था, ठीक है। ये इतना लंबा प्रोसीजर उसका नहीं बनता। सभी सैल्यू वैल्यूएशन जब आप यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करोगे, पहली आइट्रेशन में ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है, ठीक है, आ जाएंगी अगर आप यहाँ पे पुट करते, और ऑप्टिमल सोल्यूशन 510 ही आ जाता। ये हमने यहाँ पे इसलिए की ताकि जो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन के बाद नहीं बनती, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना कैसे आपको सोल्व करना है ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक चीज है, कई बार क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है इस केस में एंड तक रही। कई बार क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स में हो सकता है एप्सिलॉन की वैल्यू रिमूव हो जाए, ठीक है, कोई वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा एप्सिलॉन की वैल्यू रहे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो एक और केस बन सकता है आगे। बिल्कुल आपको फ्लो के साथ ही चलना है, जैसे हम मोदी मेथड करते हैं, बिल्कुल कोई उसमें चेंज नहीं है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये चीज़ है, जहाँ पे एप्सिलॉन प्लस या माइनस में हो रहा है वहाँ पे 0 पुट करना है, जहाँ पे सिंगल एप्सिलॉन है वहाँ पे उसको एज इट इज रखना है, ठीक है। एंड आई होप इससे थोड़ी सी आपको हेल्प ही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।